मतलब मुझे तो लगता है कि अगर इन लोगों को फांसी की सज़ा दी जाए तो वो भी कम है। डेफिनेटली लगातार कैसे कोई चीज़ें हो सकती हैं। मतलब जो माँ बाप अपने बच्चे को कोटा में पढ़ाते हैं, भारत जैसे देश में जहाँ सिलेंडर लेने के लिए लोग परेशान हैं। भाई भारत कोई डेवलप्ड कंट्री थोड़ी है। 70% पेरेंट्स अपना कपड़ा और खाना काट कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। मतलब कुछ लोग तो कह रहे हैं साहब एनटीए बंद कर दो, कोई काम कर नहीं रही है। कुछ टीचर्स कह रहे हैं एनटीए चलाओ, एनटीए चलाने में क्या दिक्कत है, लेकिन एनटीए के ऊपर भी कुछ बैठाओ। जब तक देश की राजनीति जिम्मेदार लोगों के हाथ में नहीं आएगी तब तक चारों तरफ समस्याएं रहेंगी ही रहेंगी। अभी नहीं है जिम्मेदार लोगों के हाथ में। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। अगर ये एम्स जैसी चीज़ों का सपना ख़त्म हो जाए तो फिर इतने सारे प्राइवेट और सरकारी कॉलेज मिला के कहीं ना कोई सीट तो मिल ही जाएगी लोगों को। लेकिन सवाल ये है कि आप पढ़ कहाँ रहे हो। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है, ये लल्लन टॉप है। 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा का पर्चा लीक हो गया। जब देश में बात हो रही थी नागरिकों से सहयोग की, तब एनटीए ने और सरकार के तमाम उन जिम्मेदार मंत्रालयों ने छात्रों का सहयोग करने से मना कर दिया। 23 लाख से ज़्यादा छात्रों का सहयोग करने से मना किया जो नीट की परीक्षा में अपीयर हुए थे। बड़ी आसानी से कहा गया कि पर्चा लीक हो गया है तो कोई बात नहीं, दोबारा परीक्षा होगी। लेकिन इस पूरे शराजे के जो ज़रूरी सवाल थे वो अब तक अनुत्तरित हैं। जो भी बात करें सारे सवाल अनुत्तरित हैं, सारे जवाब देने से दूर हैं और सारी जिम्मेदारियां अभी देनी और निभानी रह गई हैं। नीट यूजी और एनटीए, इनके रोल पर, इनके काम धाम पे और करेक्टिव मेजर्स क्या होने चाहिए, इस पे हम बातचीत करेंगे अवध ओझा सर से, जो हमारे साथ इस समय न्यूज़ रूम में मौजूद हैं। सर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नीट यूजी का जो पर्चा लीक हुआ है सर, उसकी जानकारी आपको कैसे मिली और पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या थी उस वक्त? नहीं, मुझे तो जानकारी, मेरा एक दोस्त था, उसकी बेटी ने एग्ज़ाम दिया था तो उससे के थ्रू मिली कि क्या करें यार, कुछ और ही करा डालें क्या। तो मैंने कहा क्या हुआ, तो बोला यार नीट का पेपर फिर से लीक हो गया। तो मैंने कहा यार यहाँ तो ईवीएम लीक हो जा रही चारों तरफ, तुम नीट के चक्कर में पड़े, पूरे देश के लोगों का भाग्य खेल रहा है कि किस्मत से खेला जा रहा है। चक्कर ये है कि 650 नंबर लाने के लिए एक बच्चे को, बच्चा शब्द मैं इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि हमारी फील्ड जो आईएएस की तैयारी है वहाँ 21+ के लोग आते हैं, मैच्योर लोग आते हैं। नीट की तैयारी में बच्चे होते हैं। पहला चुनौती उनके सामने क्या है कि भाई 12th को अच्छे रैंक से पास करना है। एक बच्चा इतना मर के, और मुझे पता है कि पढ़ाई कैसे होती है, फिर वो नीट की तैयारी करता है। और नीट की तैयारी मेरे ख्याल से मिनिमम 2 साल की तैयारी है मिनिमम, जो कि आमतौर पे लड़के क्लास 11 से ही शुरू कर देते हैं। अब 2 साल की मेहनत के बाद जब वो एग्ज़ाम देने जा रहा है अपनी माँ के साथ, पिताजी के साथ, घर वालों के साथ, और एक बार उससे पता चलता है कि भाई हमारा पेपर लीक हो गया और कैंसिल हो गया, तो मेरे ख्याल से जो पहली प्रतिक्रिया उसके अंदर पैदा होती होगी वो यही होती होगी कि या तो राज्य ना रहे या हम ना रहे। क्योंकि एक बार अगर ये घटना घटे तो कोई बात नहीं कि ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून एक बार एक घटना घट गई। 24 में यही हुआ, फिर उन्होंने री एग्ज़ाम कराया, फिर 26, फिर अब तो कहीं ना, मतलब ये शुद्ध रूप से बच्चों की किस्मत के साथ खिलवाड़ है। एनटीए के रोल को कैसे देखते हैं सर आप, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी? नहीं, उनका तो बड़ा गंभीर रोल है ना। उनका तो भाई, उनका तो रोल ये है कि आपकी जवाबदेही इतनी स्ट्रांग स्तर पे होनी चाहिए, जिस तरह से कहते हैं ना एक ट्रेटर को डील करते हैं। क्योंकि ये छोटी घटना तो है नहीं। 23 लाख लड़के, 24 लाख लड़के, 25 लाख लड़के वो अंधकार में हैं, डिप्रेशन में हैं, परेशान हैं। तो मुझे लगता है कि उनका जो उनके ऊपर शिकंजा है वो बहुत मजबूत होना चाहिए कि भाई साहब अगर ऐसा होता है तो एक बहुत ही सख्त कार्रवाई आपके ऊपर होगी। मतलब मुझे तो लगता है कि अगर इन लोगों को फांसी की सज़ा दी जाए तो वो भी कम है। डेफिनेटली लगातार कैसे कोई चीज़ें हो सकती हैं। मतलब जो माँ बाप अपने बच्चे को कोटा में पढ़ाते हैं, भारत जैसे देश में जहाँ सिलेंडर लेने के लिए लोग परेशान हैं। भाई भारत कोई डेवलप्ड कंट्री थोड़ी है। 70% पेरेंट्स अपना कपड़ा और खाना काट कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कोटा भेजते हैं, फीस जमा करते हैं, रहने का खर्चा वहन करते हैं। कितने सारे बच्चे तो एग्जामिनेशन की तैयारी के दौरान ही डिप्रेशन का शिकार हुए। वहाँ पे अगर एग्जामिनेशन कैंसिल हो रहा है तो जवाब, मतलब सरकार तो पूरी तरह से उसके लिए जवाबदेही होनी चाहिए और एनटीए को तो बहुत सख्त तरीके से घेरना चाहिए।
क्या करें सर एनटीए का? मतलब कुछ लोग तो कह रहे हैं साहब एनटीए बंद कर दो, कोई काम कर नहीं रही है। कुछ टीचर्स कह रहे हैं नहीं एनटीए चलाओ, एनटीए चलाने में क्या दिक्कत है, लेकिन एनटीए के ऊपर भी कुछ बैठाओ। अंड बंड काम हुआ जा रहा है। पिछला लीक करने वाला किसी राज्य का सेक्रेटरी बन जा रहे हैं, और ये इस लीक करने वाले डीजी का मतलब लीक करा कोई करता नहीं है, फिर भी जिम्मेदार तो वही हैं क्योंकि रुक नहीं पाया। ये जिम्मेदार डीजी जो हैं उनका पता नहीं क्या होगा। क्या किया जाए एनटीए का सर? नहीं, बात एनटीए की ही नहीं है। अगर हम देश में कई सारे फ्रंट पर देखें तो ऐसा नहीं कि ये किसी फ्रंट पे बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम, एसएससी का एग्ज़ाम, कितने सारे एग्ज़ाम, दरोगा का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। कोई ऐसा थोड़ी कि एनटीए का ही एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। एसएससी के बच्चे अलग रो रहे हैं, दरोगा के बच्चे अलग रो रहे हैं, कांस्टेबल भर्ती के बच्चे अलग रो रहे हैं। मतलब बिहार में तो पूरा यूपी में एक आंदोलन ही चला जब एआरओ वाला एक परीक्षा की बात चल रही थी कि भाई हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, तो 90% लड़कों को पता ही नहीं था कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। हाँ, आप ऐसी ऐसी चीज़ डाल दोगे बच्चों को पता ही नहीं। अभी जो लड़का एसएससी का एग्जाम देता है, आप कभी उसको बुला के उससे क्वेश्चन करो कि तुम जानते हो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, उसको नहीं पता है। और उसके नंबर क्यों कटे हैं ये भी उसको नहीं पता है। अब एक तो परीक्षा पद्धति, ऊपर से एग्ज़ाम का कैंसिल होना, उसके ऊपर से यह है कि भाई साहब वैकेंसी आ ही नहीं रही, बेरोजगारी की दर बढ़ रही, तो कहीं ना कहीं एक अंधकार वाला माहौल चारों तरफ है। तो इस सारी समस्या की जो मैं एक समाधान जो मुझे लगता है, मतलब अगर समस्याओं को अलग अलग डिस्कस करें तो बड़ी सारी समस्याएं, जब तक देश की राजनीति जिम्मेदार लोगों के हाथ में नहीं आएगी तब तक चारों तरफ समस्याएं रहेंगी ही रहेंगी। अभी नहीं है जिम्मेदार लोगों के हाथ में। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो जिम्मेदारी निभा कहाँ रहे हैं भाई। इतनी बड़ी घटना घट गई, 23 लाख लोग हैं, 23 लाख बच्चे हैं। 3 लाख होते तो भी एक हम कहते हैं कम संख्या है, 30,000 को तो मैं मानता नहीं। 23 लाख बच्चों का कैरियर है, और मुझे नहीं लगता किसी ने कोई सीरियस स्टेटमेंट दिया है, कोई और सीरियस कदम उठाए हैं। कोई सीरियस सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है? नहीं, चल रहा है इसको उठा लिया, फलाना लड़का इन्वॉल्व है, ये इन्वॉल्व है, वो इन्वॉल्व है। कोई ऐसा कठोर काम नहीं उठाया गया कि लोगों को लगे कि हाँ भैया एक बढ़िया डिसीजन लिया गया। तो अगर आप जिम्मेदार हैं तो जिम्मेदारी पूर्ण कदम भी तो उठाइए। कुछ और हमारे न्यूज़ रूम साथियों को सवाल है? हाँ जी, दिग्विजय जी पर। नमस्कार सर। एक फादर होने के नाते, अभी आपने सीबीएसई का सुना होगा, क्लास 10th में आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गए मैथ में, जो कि सीबीएसई ने अपने साइट में कहा था कि एनसीईआरटी से आएंगे और सवाल किसी और ही बाहर की किताबों से। उसके बाद बच्चा कैसे जैसे पास होकर 11th में आता है, एक हैवी फीस हम देते हैं कोचिंग के लिए, और फिर साल दर साल पेपर लीक। तो बेहतर नहीं होगा, किसी राज्य के सीएम, तमिलनाडु के सीएम ने भी सजेस्ट किया है कि 12th के नंबर के बेस पर ही हम सिलेक्शन कर लें और इसको ख़त्म कर दे यूजी नीट। अल्टरनेटिव सिलेक्शन मेथड क्या हो सकता है? अल्टरनेटिव, हाँ ठीक है। नहीं, उसमें थोड़ा सा दिक्कतें, व्यवहारिक दिक्कतें आ जाएंगी। जैसे इतने सारे लड़के पास होते हैं और हमारे पास भाई सबको चाहिए एम्स। कंपटीशन कहाँ है? कंपटीशन शब्द ही वहाँ पैदा होता है जहाँ चीज़ें सीमित होती हैं। अब जितने लड़के तैयारी करते हैं सब सोचते हैं यार दिल्ली, जोधपुर, जयपुर का एम्स है, ये हमें मिल जाए। अगर ये एम्स जैसी चीज़ों का सपना ख़त्म हो जाए तो फिर इतने सारे प्राइवेट और सरकारी कॉलेज मिला के कहीं ना कोई सीट तो मिल ही जाएगी लोगों को। लेकिन सवाल ये है कि आप पढ़ कहाँ रहे हो? आप मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हो कि आप केजीएमसी में पढ़ रहे हो, कहाँ पढ़ रहे हो? तो हर आदमी तो एम्स जा नहीं पाएगा। तो कंपटीशन तो व्यवहारिक लेवल पे ये ख़त्म ही नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे यूपीएससी की जो तैयारी करता है वो सोचता है भैया कलेक्टर बन जाए, ऑडिट एंड अकाउंट ना मिले। सिलेक्शन तो उसका भी होता है पर उसको ऑडिट एंड अकाउंट मिलता है। ऐसे नीट की जो तैयारी करता है वो सोचता है भैया किसी भी कीमत पे एम्स मिल जाए। तो जब तक ये दौड़ है तब तक कंपटीशन रहेगा और होना भी चाहिए। पर सवाल ये उठता है कि जब इतना बड़ा परीक्षा हो रहा है, इतना 23 लाख लड़का, और आपके साथ 1-2 बार हो चुका है, मैं 24 में हो चुका है, मतलब मैं तो सोचता हूँ कि पेरेंट्स की साइकोलॉजी, उनका मनोस्थिति क्या होती होगी जब उनके बच्चे को, उनको पता चलता होगा। कितने सारे पेरेंट्स हैं जो रेलवे स्टेशन पे आके सोते हैं। भाई तो सब तो अफोर्ड नहीं कर सकते ना कि 5 स्टार होटल में रह के अपने बच्चों को ले आके एग्ज़ाम दिलाएं। तो कितने टफ कंडीशंस में लोग एग्ज़ाम दिलाने ले आते हैं। और फिर मैं तो पेरेंट्स को चलो एक दिन का है बर्दाश्त कर लिया, बच्चा उस साइकोलॉजिकल प्रेशर में चारों तरफ से होता है। तो मैंने परसों नरसों अपने वीडियो में कहा भी था कि आप एक ऐसा ज्वालामुखी पैदा कर रहे हो, क्योंकि ये बच्चे डिप्रेशन में आ रहे हैं। नेपाल का इंसिडेंट देखा है हमने, तो ये बच्चे डिप्रेशन में आ रहे हैं।
और डिप्रेशन का परिणाम कुछ भी हो सकता है। आनंद बताओ। सर एक मेरा सवाल है जिस पे कम बात हो रही है कि समाज की नैतिकता पे भी सवाल होना चाहिए। जिसके पास पैसा है, जैसी हैसियत जिसकी है, पुलिस, मिलिट्री, टीचर से लेके आईपीएस, डॉक्टर तक का ओहदा अपने बच्चों के लिए खरीद लेना चाहता है। तो मेरा सबसे बड़ा एक सवाल है कि जो लोग पर्चा खरीद रहे हैं उनके खिलाफ आतंकवाद या राष्ट्रद्रोह जैसी धाराओं में मुकदमा क्यों न दर्ज किया मतलब जाए? 30 लाख में पर्चा बेचने वाला है तो 30 लाख में पर्चा खरीदने वाला भी है। नहीं, निश्चित तौर पर ऐसा होना ही चाहिए। निश्चित तौर पर ऐसा होना चाहिए कि जिनके पास पैसा है वो खरीद ले रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि बेचने वाला जो है, जो बेच रहा है, सबसे बड़ी बात है कि इतनी न्यूक्लियर स्टेट है भारत। भारत एक न्यूक्लियर राज्य है। आज की जो मैं घटना देख रहा हूँ, आज हमारे साथ पैदा हुआ चाइना, वहाँ प्रेसिडेंट पहुँच रहा है अमेरिका का, और अमेरिका के प्रेसिडेंट से चाइना का लीडर कह रहा है कि अगर ताइवान पे बात की तो वॉर होगी। और वो तब कह रहा है जब अमेरिका का प्रेसिडेंट उससे कह रहा है कि इट्स ऑनर फॉर अमेरिका टू बी द फ्रेंड ऑफ चाइना। हम और चाइना, हम 1947, वो 1949, हम क्या डिस्कस करते हैं? हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, गोबर। वो क्या डिस्कस करते हैं? टेक्नोलॉजी, आईआर, बाउंड्री, युआन। सऊदी अरेबिया और यूएई युआन में तेल बेचने को तैयार है। तो कहीं ना कहीं एक पूरे सिस्टम पे क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी दोषी है। भाई व्यवस्था जो देश की, जैसे परिवार में माँ बाप अगर खराब हो गए तो उस परिवार के बनने के चांस कहाँ हैं? बिल्कुल नहीं है। ऐसे देश की राजनीति है, राजनीतिक व्यवस्था है। अगर व्यवस्था कमजोर होगी तो चीज़ें अपने आप खराब होंगी। अभिलाष। सर नमस्कार। मेरा सवाल सीधा सा ही है कि यूपीएससी ऐसा क्या कर रहा है जो बाकी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसीज नहीं कर पा रही हैं। सिमिलरली चाइना में गाओ काओ करके एक एग्ज़ाम होता है, मैं नाम हो सकता है गलत ले रहा हूँ, वो दुनिया का टफेस्ट एग्ज़ाम है, बहुत सारे लोग बैठते हैं, लेकिन ऐसा अपने देश में क्यों नहीं हो पा रहा? ये बढ़िया सवाल है सर। यूपीएससी क्या कर रहा है? में जो मैक्सिमम लिमिट है एग्ज़ाम देने वालों की, वो है 5 से 6 लाख मैक्सिमम, या 7-8 लाख लोग देते हैं। और वो प्रीलिम्स में 8 लाख लोगों में से 7,90,000 बाहर हो जाते हैं। ये उस एग्ज़ाम की सबसे ख़ास बात है, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे 3 ऑर्गन हैं, ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, तो अगर एक ऑर्गन स्टेट का खराब हुआ, भाई मेडिकल हमारा ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है ना, ऐसा थोड़ी है। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में 3 ही चीज़ें, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में तुम्हारा ब्यूरोक्रेसी है। तो अगर एक ऑर्गन पैरालाइज कर गया, स्टेट खतरे में पड़ जाएगा, स्टेट खतरे में पड़ जाएगा। हालांकि उन्होंने वहां भी एक रास्ता निकाला है, लैटरल एंट्री। वहां वो एग्जामिनेशन को तो ब्रेक नहीं कर सकते थे, उसकी चाबी नहीं खोल सकते थे, पर उन्होंने एक लूप निकाला, लैटरल एंट्री, कि भाई हम किसी भी व्यक्ति को कोई भी डिपार्टमेंट दे सकते हैं उसकी योग्यता के आधार पर। ये तो यूपीएससी जो सर 8 लाख एक्सपीरियंस के साथ कर रहा है, वो 23-24 लोग के साथ वो एक्सपेरिमेंट नहीं किया सकता? एकदम किया एनटीए उस तरह की रोबस्ट बॉडी क्यों नहीं बन सकती? हाँ, बिल्कुल बन सकती है। वो कमिटमेंट ऑफ द स्टेट है ना, वो कमिटमेंट ऑफ द स्टेट है कि भाई यही तो है स्टेट, और स्टेट का काम ही क्या है? तो ये कमिटमेंट ऑफ द स्टेट है। स्टेट को पता है कि 2 दिन लोग चिल्लाएंगे, बाइट देंगे, टीवी पे जाएंगे, फिर 1 हफ्ते बाद सब नॉर्मल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी आदत है चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेने की। भाई इस देश को, जैसे एक क्वेश्चन उठता है, ईवीएम का क्वेश्चन उठता है, ठीक है, कि भाई ईवीएम है, तो अगर इस देश में 1 अरब 50 करोड़ में सिर्फ 2 करोड़ कह दे, या पूरा स्टेट बॉयकॉट कर दे कि भाई जब तक मैनुअल वोटिंग नहीं होगी हम नहीं करेंगे, हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट जनता नहीं करेगी, तो स्टेट की मजबूरी हो जाएगी मैनुअल वोटिंग कराने की। पर कोई करेगा ही नहीं, कोई डिमांड ही नहीं करेगा, अरे भैया बस दिला दो वोट, किसी तरह 500 रुपया दिला देना और दारू पिला देना, वोट तो हम दे ही देंगे। तो जहां जिसको चेंज चाहिए, जब वही नहीं एक्टिव है, कौन आएगा? वो 23 लाख लोगों में से कौन 2-4 लोग आएंगे बाहर? वो भी जो लड़के प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सब यूनियन लीडर्स हैं, या पार्टी से संबंध है, किसी पार्टी से संबंधित है। वो कोई स्टूडेंट्स थोड़ी है, वो तो पार्टी के लड़के हैं, यूनियन लीडर्स, एबीवीपी, एनएसयूआई, उनके लड़के हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाकी कोई आ भी नहीं रहा है। तो जिसको चेंज चाहिए वही नहीं चाहता, वही तैयार नहीं हो, कहता ठीक है भैया दोबारा दे देंगे भैया, खत्म हो गई बात। स्टेट को लगना चाहिए ना, स्टेट को इस बात का डर लगना चाहिए कि मेरी पब्लिक बगावत कर देगी, विद्रोह हो जाएगा,
अराजकता फैल जाएगी। उसको लगता है कुछ नहीं होगा, सब संभाल लेंगे। और किसी कोई सवाल हमारा है क्या? फॉलो एक सुझाव लेना चाहूँगा उन बच्चों के लिए जिनका एग्ज़ाम खत्म, मतलब दोबारा से एग्जाम में बैठेंगे। एग्जाम में बैठेंगे। वो आखिरी का एक महीना जो होता है बहुत पेनफुल होता है। मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, पूरा सिलेबस एक बार आंखों के आगे जाना चाहिए। तो उन बच्चों को क्या कहेंगे, कैसे वो अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ाएं और क्या करें, सिंस आप इस फील्ड में भी रहे हैं? मैं तो वही एक 2 लाइन दोहराऊंगा कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। अब चूंकि उन्हें लड़ना ही लड़ना है, तो अगर वो डिप्रेशन में चले जाए, एंग्जाइटी में चले जाए, स्ट्रेस चले जाए, फिर तो वो हार ही गए। क्योंकि जो चीज़ हमें फेस करनी है भाई, जब सुबह किडनी ट्रांसप्लांट होना है, हार्ट का ऑपरेशन होना है, तो होना ही होना है। अगर आप पहले ही डिप्रेशन में चले जाएंगे तो आप हार्ट अटैक से मर जाएंगे। तो जो आदमी एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन में चला जाएगा वो वैसे ही हार जाएगा। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, उन्हें अपने मोमेंटम को, पर्सनल मोटिवेशन को खुद बना के रखना पड़ेगा। सर मेरा आखिरी सवाल है एक छोटा सा। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 23 लाख बच्चे जिनका एग्ज़ाम ख़राब हुआ है, उनके पूरे तमाम उनकी समस्याओं, उनकी शिकायतों को ध्यान में रखते हुए शिक्षाविद अवध ओझा इन 2 बड़े मंत्रियों को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं तो पर्सनली कहूँगा कि इस्तीफा दे दें। इसके सिवा मैं कुछ कहूँगा ही नहीं। मैं तो कहूँगा कि अगर एक ट्रेन दुर्घटना से लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे सकते हैं, तो इतनी बड़ी घटना पे तो दोनों में से एक को तो दे ही देना चाहिए। कि भैया 23 लाख लोग, कोई 3,000 लोग थोड़ी हैं, 30,000 लोग थोड़ी हैं, 3 लाख लोग थोड़ी, 23 लाख। तो दोनों में से एक आदमी को कहना चाहिए कि आई एम सॉरी, स्टेट को सॉरी बोलना चाहिए, जनता को सॉरी, और रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। धन्यवाद सर। तो ये थे अवध ओझा। इस बातचीत पे अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे तुम्हारा दोस्त का नाम क्या है? राहुल है। आप लोग लंटॉप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।